नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे दुनिया में सुलगते वॉरफ्रंट्स की हर अहम खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर रहेगी हमारी खास तौर पर नजर। पहली खबर, मिडिल ईस्ट में जंग भले ही ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट एक अहम मुद्दा इस जंग के दौरान बन गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया टेंशन में है। अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान को झुकाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन कामयाबी उसे हाथ नहीं लगी है। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हॉर्मुज का असली सिकंदर ईरान ही है। वहीं दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब तक दुनिया में मिडिल ईस्ट और यूरोप में रूस यूक्रेन का फ्रंट धधक रहा था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में ही एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। सीरिया में इजराइल और तुर्की आमने सामने हैं। इजराइल ने सीरिया में हमला किया तो तुर्की ने ऐतराज जता दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि दुनिया टेंशन में आ गई है, क्योंकि दोनों ही देश मजबूत सेना रखते हैं और इजराइल अपने आप में मजबूत है और अमेरिका का साथी भी है। तो वही तुर्की के साथ नेटो देश और मक्का पैक्ट की ताकत है। आज हम आपको बताएंगे तुर्की और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई टेंशन के बारे में कि क्या इजराइल एक और फ्रंट जंग का खोलने वाला है। वहीं तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। दुनिया में परमाणु हथियारों का मुद्दा बेहद अहम है और आज कई देशों के पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं जिससे दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। इसके बावजूद ये दौड़ अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आज की तारीख में देश परमाणु हथियारों की सुरक्षा की गारंटी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम आपको दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे के बारे में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उन देशों की जो अब तक परमाणु हथियारों से दूर रहते थे, लेकिन अब वो भी इस रेस का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह है, अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूँ कि मिडिल ईस्ट से यूएसएस अब्राहम लिंकन की विदाई हो गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन यूएस के लिए रवाना हो गया है। 4-5 हफ्ते में सैन डिएगो बेस पर भी वो लौट आएगा। लिंकन में कई सारी खामियां पाई गई थी, जिसके बाद उसे वहां से हटा दिया गया है और वहां जॉर्ज बुश की तैनाती की जा रही है। यूएसएस HW जॉर्ज बुश की तैनाती वहां पर की जा रही है, जो कि एक नया युद्धपोत उसकी जगह लेते हुए नजर आएगा। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन में मौजूद सैनिक थक चुके थे। अमेरिका को ना चाहते हुए भी अब्राहम लिंकन को वहां से हटाना पड़ा है और अब ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते में ये सैन डिएगो बेस पहुंच जाएगा। मैं आपको एक और खबर देती हूँ। हूती का सऊदी अरब पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। हूती विद्रोहियों ने 2 ड्रोन से अटैक किया। अबला एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी पर हमला कर दिया गया है। हूती एक के बाद एक हमले लगातार करते जा रहे हैं सऊदी अरब पर, और ऐसे में एक और स्ट्राइक उनकी तरफ से की गई। ड्रोन अटैक उनकी तरफ से किया गया, जिससे निशाना बना अबला एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी। अरामको पर पहले भी बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से वही स्थिति अरामको पर देखने को मिल रही है। तो ये 2 खबरें हैं, एक तरफ सऊदी अरब और हूतियों का फ्रंट खुला हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो प्रेशर ईरान पर बनाना चाहता है, इसलिए भी उसने लिंकन को वापस बुला लिया है और वहां पर जॉर्ज बुश की तैनाती वो करने वाला है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ आगे बढ़ते हुए कि अमेरिकी सेना की तैयारियों से जुड़ी हुई जो जानकारी आ रही है कि सेंटकॉम ने हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें तक जारी करना शुरू कर दिया। सेंटकॉम की तरफ से एक और नई तैयारी की जा रही है। वो इस तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी भी जंग के मूड में अमेरिका आ जाए और कह दे सेंटकॉम को कि अब आप जंग में उतर जाइए, तो उनके पास पर्याप्त साधन मौजूद होने चाहिए। तो अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी कर दिया है और सेंटकॉम ने जो वीडियो जारी किया है उसमें हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें आई हैं। मिडिल ईस्ट पर उड़ान भरते हुए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर देखा गया। इसके अलावा F-16 फाइटर जेट और KC-46 पेगासस में भी रिफ्यूलिंग करता हुआ विमान नजर आया है। तो ये खबर है KC-135 से लेकर के F-16 फाइटर जेट और KC-46 पेगासस में रिफ्यूलिंग की गई है। ये तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है कि हवा में हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, यानी वो सीधे सीधे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी ये जंग समाप्त नहीं हुई है और अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे बढ़कर एक बार फिर से हम हमला ईरान पर कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है। आप देखिए फाइटर जेट उड़ान भरते हुए और उसके साथ साथ हवा में जो रिफ्यूलिंग की जा रही है, ये उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको ये नजर आ जाएगा। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो या फिर अन्य विमान उनके फाइटर जेट हो,
वो अब पूरी तरीके से तैयार हो। ये तैयारियां बार बार इसलिए भी दिखाना अहम हो जाता है कि ईरान ये ना समझ ले कि अमेरिका पीछे हट गया है। वही एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई ये जंग आगे बढ़ रही है और हूतियों के खिलाफ भी ट्रेनिंग करते हुए यमन के जवान नजर आ गए। यमन का ही संगठन है ये हूती, लेकिन यमन सरकार इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। खामनेई और हूती कमांडर्स की तस्वीरों पर शूटिंग प्रैक्टिस की जा रही है यमन सरकार के सैनिकों की तरफ से। हूतियों को समझाया गया, लेकिन वो सऊदी अरब पर हमला करना नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके बाद यमन सरकार क्योंकि सऊदी अरब के साथ खड़ी हुई है, इसलिए यमन के जवान प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। यमन की सेना के स्नाइपर्स खामनेई और हूती कमांडर्स की तस्वीरों पर शूटिंग कर रहे हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी अलग प्रैक्टिस में उतरा हुआ है, रिफ्यूलिंग कर रहा है ताकि जरूरत पड़े तो एक बार फिर से जंग मैदान का हिस्सा वो बन सके। मिडिल ईस्ट का हर हिस्सा सुलगते हुए नजर आ रहा है, हर कंट्री सुलगते हुए नजर आ रही है। हूती सऊदी अरब, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल हूती, इजराइल ईरान, और अब तैयारी इजराइल और तुर्की की भी नजर आती है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सीरिया पर भी बड़ा हमला किया गया। वह ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर के यूएस का बयान सामने आ गया है। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेंसेट का बड़ा बयान आया है कि पता नहीं कब खत्म होगा ईरान के साथ टकराव, वो ये कह रहे हैं। ये अमेरिका के वित्त सचिव हैं स्कॉट बेंसेट, बड़ा बयान उनकी तरफ से दे दिया गया है। देखिए, एक तो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि ईरान तो शर्त आपके सामने रख रहा है कि आप आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे तब जाकर के बातचीत होगी, और अगर आप आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तो बातचीत नहीं होगी। जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार कब ईरान के साथ टकराव खत्म होगा। ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने के मकसद से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित होती नजर आ रही है। अमेरिका लाख दावा कर ले कि हॉर्मुज पर उसका राज है, लेकिन आंकड़े दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज में जहाज मजबूरी में ही सही, लेकिन ईरान का आदेश मानने को तैयार नजर आते हैं। अब कैसे तैयार नजर आते हैं इस रिपोर्ट में आप देखें। फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के मकसद से जंग का आगाज किया। पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई नेता और कमांडर मारे गए। अमेरिका और इजराइल के लिए अयातुल्ला अली खामनेई की मौत ही पूरी जंग में एकमात्र कामयाबी रही, क्योंकि इसके बाद ईरान ने ऐसा बवंडर मचाया जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों समेत पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर तबाही मचाई, खाड़ी देशों के अहम अड्डे तबाह कर दिए। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को रोककर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, और ईरान ने ठीक वैसा ही किया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सेना ने ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई थम गई।
दुनिया के कई देशों में एनर्जी क्राइसिस हो गया। दबाव अमेरिका पर भी पड़ा, लिहाजा अमेरिका ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए हर तरह का प्रयास किया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले किए। ईरान पर आर्थिक दबाव से लेकर मानसिक और सैन्य दबाव बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में अमेरिका ने हॉर्मुज पर सैन्य नाकेबंदी बैठा दी। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन ये समझौता भी टकराव की बड़ी वजह बन गया। समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए उसे संबंधित देशों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने को कहा गया। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने की भी जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद ईरान ने हॉर्मुज पर अपने आदेश लागू कर दिए। ईरान ने साफ तौर पर जहाजों के हॉर्मुज से आने और जाने के लिए सख्त निर्देश भी लागू कर दिए। इन आदेशों को नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले किए गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज के प्रबंधन से संबंधित नियम बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है। यहाँ तक कि ट्रंप ने हॉर्मुज के इलाकों को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करते हुए एक नक्शा भी पोस्ट किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज का सिकंदर वो ही है। और अब आंकड़े ईरान के दावों पर मोहर भी लगाते दिख रहे हैं। जानकारी है कि 1 से 19 अगस्त के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट से कुल 236 जहाज गुजरे। इनमें से 83 जहाजों ने चाहे अनचाहे ईरान के समुद्री रास्ते को अपनाया, जबकि महज 3 जहाज ही ओमान के रास्ते से गुजरे। हालांकि 2 जहाजों ने पुराने रास्ते को भी चुना, जबकि 148 जहाजों ने कौन सा रूट लिया ये साफ नहीं। आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 148 जहाजों के सटीक रूट का पता ही नहीं चल सका। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रैक किए जाने के डर से कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद रखे या फिर ईरानी नेवी के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रास्ते चुने।
युद्ध के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में केवल एक ही रास्ता माना जाता था जिससे सभी जहाज गुजरते थे। उनका रास्ता, बंदरगाह, एग्रीमेंट और सुरक्षा व्यवस्था तय होती थी। लेकिन जंग के बाद से हालात काफी बदल गए। हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से का तट ईरान का है। बताया गया कि यहाँ मौजूद लारक और केश्म द्वीपों के करीब से ईरान का रास्ता गुजरता है और ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनलों तक पहुँचता है। हॉर्मुज में अंदर की ओर आने वाले जहाज इसी रास्ते से आते हैं, जबकि हॉर्मुज का दक्षिणी हिस्सा ओमान के करीब है। अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजरने देता है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कई कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। समुद्री खुफिया कंपनी कैपलर के अनुसार 1 से 19 अगस्त के बीच में 112 तेल, एलपीजी और एलएनजी ले जाने वाले जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। इनमें से 21 जहाज खुले तौर पर ईरानी रास्ते से गए, जबकि 2 जहाजों ने ओमानी रास्ते का इस्तेमाल किया और बाकी के 89 जहाजों का रास्ता साफ नहीं था। यानी इस दौरान हॉर्मुज से गुजरने वाले 80% से ज्यादा तेल और गैस वाले जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ट्रैक नहीं हो सकी। साफ है कि कुल जहाजों के करीब 35% ने सार्वजनिक रूप से ईरानी रास्ते का इस्तेमाल किया। इसके मुकाबले ओमानी या पुराने रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बहुत कम रही। संकेत साफ है कि कई जहाज अमेरिकी धमकियों के बावजूद ईरानी रास्ते का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक अभियान का ऐलान किया। उन्होंने ईरान को आर्थिक मदद या सामान पहुंचाने वाले देशों को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। उस ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी दबाव उसकी आजादी, सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को नहीं बदल सकता। ईरान ने अमेरिका के आर्थिक कदम को आर्थिक आतंकवाद और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। अमेरिका का मकसद ईरान के साथ होने वाले वित्तीय लेन देन और कारोबारी रिश्तों को सीमित करना है। उधर ईरान ने अपने बयान में 19 अगस्त 1953 के तख्ता पलट का जिक्र किया। उसका कहना है कि नए अमेरिकी कदम को उसी घटना की बरसी के आसपास उठाया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका की ओर से ईरानी जनता के खिलाफ 73 साल से चली आ रही दुश्मनी का एक और उदाहरण बताया। ईरान ने अमेरिका पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि ये नीति अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, साथ ही नए प्रतिबंधों को आर्थिक आतंकवाद करार दिया। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को आम लोगों के बुनियादी अधिकारों से जोड़ते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन आर्थिक पाबंदियों का सीधा असर
ईरानी नागरिकों पर पड़ता है और इसी वजह से इन्हें आर्थिक आतंकवाद और मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया। तेहरान का कहना है कि इस तरह की कोशिशों से ईरान को अपनी नीतियों से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसने अमेरिका और इजराइल के हर हमले का उसी भाषा में और ज्यादा तीव्रता से जवाब दिए जाने का ऐलान किया। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बरकरार है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला किया तो अमेरिकी सेना ने ईरान के अहम सैन्य ठिकानों, रडार साइट्स और निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान की हॉर्मुज में निगरानी करने की क्षमता प्रभावित हुई और शायद यही वजह है कि अमेरिका बिना ईरान से इजाजत लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से कई तेल टैंकरों को निकाल चुका है। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा बरकरार है। शिपिंग कंपनियां चाहे अनचाहे ईरान का आदेश मानने को मजबूर दिख रही हैं, क्योंकि अमेरिका लाख दावे कर ले लेकिन उसे जहाजों को भरोसे में लेने के लिए हर जहाज को हर मिसाइल, हर गोली, हर ड्रोन और हर तरह के हथियार से बचाना होगा, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए महज एक जहाज पर कोई छोटा सा ही सही लेकिन हमला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और चलिए अब आपको बताती हूँ हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के तय किए गए रास्ते के बारे में। ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक के लिए रास्ते नए तय कर दिए गए हैं। अब हॉर्मुज के अंदर आने के लिए जहाजों को ईरान के लारक और केश्म द्वीप के बीच से गुजरना होगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हॉर्मुज से गुजरना है तो आपको लारक द्वीप को और केश्म द्वीप को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये रास्ता ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जबकि हॉर्मुज से बाहर अगर आपको जाना है तो आपको ओमान का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। तो आप इस रास्ते से अंदर आ सकते हैं, ये केश्म द्वीप होते हुए, लारक द्वीप होते हुए आप हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए आपको फिर ये ओमान वाला रास्ता अपनाना होगा। आप यहाँ से बाहर निकलने के लिए हॉर्मुज के सहारे इस वाले रूट को अपनाते हुए ओमान की खाड़ी से होकर के बाहर निकल जाएंगे। ये रास्ता हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में है और ये रास्ता ईरान के तट से भी काफी दूर है। अब ये भी बताया गया कि इस रास्ते से अमेरिका भी जहाजों को गुजरने देता है। कि ओमान के साथ अभी तक उसने अपने रिश्ते खराब नहीं किए, भले उन्हें धमकियां देता रहा हो। इसके अलावा ईरान की IRGC ने जहाजों के हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से गुजरने पर रोक लगा दी है कि हॉर्मुज का जो दक्षिणी एरिया है यहां से कोई नहीं निकलेगा सीधे सीधे। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने बीते कुछ समय में ईरान के जिन ठिकानों पर हमला किया है उनमें प्रमुख थे ईरान के सैन्य ठिकाने, रडार सेंटर, निगरानी केंद्र। अब इन पर हमले की वजह से ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखने की क्षमता काफी कम हो गई है और शायद यही वजह रही कि बीते कुछ समय में अमेरिका हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से तेल टैंकर और जहाजों को निकालने में सफल रहा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको हॉर्मुज के अंदर जाना है तो आपको लारक द्वीप होते हुए यहाँ केश्म द्वीप तक गुजरना होगा और इसके बाद अगर आप यहाँ से वापस आना चाहते हो तो आपको ये रूट अपनाना होगा जो कि ओमान के रास्ते लेकर के आपको बाहर की तरफ जाएगा। क्योंकि कई सारे ऐसे जहाज हैं जो बाहर निकल गए और किसी को ये तक नहीं पता चला कि ये जहाज आखिरकार निकले कैसे, कौन सा इन्होंने रूट अपनाया है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि यही रूट होगा जो उनकी तरफ से अपनाया गया होगा। खबर यह है कि सीजफायर के बाद भी लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के कफ्र रमन में हमला देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ ये ऐलान कर दिया गया कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीजफायर हो गया है, लेकिन बावजूद इसके जो हमले हो रहे हैं लेबनान पर और इसके साथ साथ उत्तरी इजराइल पर, उसकी वजह से अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। इजराइल बार बार ये कह देता है कि उसके यहाँ पर उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ, इसलिए उसने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया और उसके पीछे की वजह हिजबुल्लाह है। अब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में ही एक बार हमला किया है और कफ्र रमन में उनकी तरफ से यह हमला किया गया है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ कि लेबनान पर इजरायली सेना का अटैक देखने को मिला है और इजरायली सेना की तरफ से जो ये अटैक किया गया है वो दक्षिणी लेबनान पर ही किया गया है। अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर अटैक किया गया है। तो दो जगह पर ये बड़े हमले उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसमें दक्षिणी लेबनान के ही दोनों हिस्से हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर अटैक किया है, तो दक्षिणी लेबनान के ही कफ्र रमन में भी बड़ा हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस तरीके से निशाना बना करके बार बार हिजबुल्लाह को ये समझाइश भेजी जा रही है कि पीछे हट जाओ, अगर पीछे नहीं हटोगे तो ये हमले होते रहेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह भी ठान करके बैठा हुआ है कि वो इजराइल का नाश कर देगा, विनाश कर देगा और उसके बाद ही दम लेगा। इसी वजह से ये सीज फायर होते हुए भी सीज फायर वाली स्थिति में दोनों देश नहीं आ पा रहे हैं। ये तय किया गया था कि लेबनान और इजराइल और अमेरिका
कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को पीछे धकेल दें, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है। इजरायली सेना का हमास पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। अस्पताल में पूछताछ और टॉर्चर सेंटर चलाने के आरोप लग रहे हैं। गाजा के लोगों से पूछताछ और वसूली का कमांड सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में कमांड सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। यह हमास पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप है जो कि इजरायली सेना की तरफ से लगाया गया कि वो अपने ही अस्पताल में पूछताछ केंद्र चला रहे हैं, टॉर्चर सेंटर चला रहे हैं और गाजा के लोगों से ही पूछताछ करके उनसे पैसे तक वसूल रहे हैं। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में यह मामला बताया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा भी सुलगने लगा है। सीरिया के मुद्दे पर इजरायल और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ नेटो देशों और मक्का पैक्ट का कवच ओढ़े तुर्की है, तो दूसरी तरफ इजरायल जो कभी एक साथ 5 देशों से जंग लड़ चुका है। और खास बात यह है कि दोनों ही देश अमेरिका के बड़े सहयोगी माने जाते हैं और इसी वजह से अमेरिका की टेंशन भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। इजरायल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश, ऐसा मुल्क जो अपनी आक्रामक नीति के साथ पड़ोसियों के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है। इजरायल की नीति साफ है कि वो खतरे की आशंका को देखते ही हमला करने में भरोसा करता है। इजरायल को सीरिया में तुर्की के बढ़ते दबदबे की आशंका थी, तो इजरायल ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इजरायल के ताजा हवाई हमले ने सिर्फ एक एयरबेस को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सीरिया की बदलती रणनीतिक दिशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगस्त को उत्तर पश्चिमी सीरिया के अबू अल दुहोर एयरबेस पर इजरायल ने 8 हवाई हमले किए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सीरिया में नई सरकार आने के बाद अमेरिका से रिश्ते सुधर रहे हैं। अबू अल दुहूर एयरबेस तुर्की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इजरायल का कहना है कि सीरिया वहां तुर्की के सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर पहले से बने सुरक्षा संतुलन को तोड़ने के करीब था। हालांकि तुर्की ने इस दावे को खारिज कर दिया। इस बीच खबर है कि सीरिया के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तुर्की की टीम सैन्य तैनाती के लिए नहीं, बल्कि रनवे और कंट्रोल टावर की मरम्मत के लिए गई थी। उनके मुताबिक आखिरी तकनीकी टीम भी हमले से 2 दिन पहले ही वहां से निकल गई थी। इजरायल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर तनाव अब नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर तुर्की की सेना सीरिया में तैनात होती है तो इजरायल के लिए उस पर हमला करने का रास्ता खुला रह सकता है। लेख में नेटो के आर्टिकल 5 को आधार बताया गया। अखबार के मुताबिक नेटो का सामूहिक रक्षा समझौता किसी सदस्य देश की अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए है। यानी अगर तुर्की की सेना सीरिया में मौजूद है तो सीरिया की जमीन को तुर्की का इलाका नहीं माना जाएगा, और अगर वहां इजरायल हमला करता है तो नेटो देश तुर्की की मदद से पीछे हट सकते हैं। हालांकि तुर्की के पास केवल नेटो ही नहीं बल्कि इस्लामिक नेटो यानी मक्का पैक्ट की ढाल भी है, जिसमें उसके साथ सऊदी अरब जैसी आर्थिक शक्ति और पाकिस्तानी जैसी परमाणु शक्ति भी है। हालांकि दोनों ही देश इजरायल के खिलाफ जंग में उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है।
इस बीच खबर है कि सीरिया भी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बन सकता है। सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शबानी पाकिस्तान पहुंचे। माना जा रहा है कि उन्होंने इस्लामिक नेटो को लेकर पाकिस्तान के नेताओं से चर्चा की। दरअसल इजरायल को डर है कि तुर्की सीरिया में अपना सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। तुर्की सीरियाई सेना को ट्रेनिंग देने और सैन्य ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में तुर्की की सैन्य टीमों ने T4, पलमायरा और हमा जैसे सैन्य ठिकानों का जायजा लिया था। अमेरिका भी इजरायल के इस हमले से खुश नहीं है। अमेरिका के तुर्की में राजदूत ने इजरायल के हमले को बेवजह तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल, सीरिया और तुर्की के बीच ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे भविष्य में गलतफहमी के कारण सैन्य टकराव ना हो। यानी फिलहाल इजरायल और तुर्की की सीधी जंग नहीं हुई है, लेकिन सीरिया में दोनों की बढ़ती सैन्य मौजूदगी किसी बड़े टकराव का खतरा जरूर बढ़ा रही है। साफ है कि मिडिल ईस्ट के एक और फ्रंट पर तनाव पल रहा है जो कभी भी फूट सकता है, या यूं कह लें कि यहां कभी भी जंग की चिंगारी फूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब आपको बताते हैं सीरिया और तुर्की का इजरायल के साथ आखिरकार विवाद किस बारे में है। दरअसल सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इजरायल की तरफ से 2 फाइटर जेट भेजे गए थे और सीरिया में वहां पर हमला कर दिया गया था। इजरायल से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है तुर्की। इजरायल पर बहुत बड़ा हमला तुर्की की तरफ से किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। सीरिया में तुर्की की बड़ी संख्या में वेपन सिस्टम तैनात पहले कहा जा रहा था कि करने हैं और उसके तुरंत बाद इजरायल ने हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही हमला होता है वहां यानी कि सीरिया के भीतर तुर्की के सैन्य जवान नजर आ जाते हैं। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की देखरेख में हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं सीरिया के अंदर। अब इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान दौरे पर सीरिया के विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि अब वो वहां से वापस भी आ गए। 19 सालों के बाद किसी सीरियाई मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा देखने को मिली थी। अचानक से ये यात्रा, सीरिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि ये तमाम देश कोशिश ये कर रहे हैं कि नेटो का जो एक गुट है उसकी तरह ये इस्लामिक नेटो बना दे, जिसमें पाकिस्तान आ गया है, तुर्की आ गया है, सऊदी अरब आ गया है। अब किसी तरीके से सीरिया को लाने वाले हैं, बांग्लादेश की एंट्री होने वाली है, और ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है ताकि इजरायल को घेरा जा सके। पाकिस्तान ने सीरिया पर इजरायली हमले की हालांकि निंदा की है, और क्या ही किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान वो देश जो कि हमले की निंदा कर रहा है, जो खुद अपने घर में ही न जाने किन किन जगहों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। वही एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से अमेरिका ने सीरिया पर हमले की निंदा कर दी है। अब अमेरिका के पास भी ऑप्शन क्या रह गया है, क्योंकि अमेरिका ने खुद सीरिया में राष्ट्रपति की तैनाती की और उसके बाद तुर्की से भी वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। इजरायल तो उनके लिए छोटे बच्चे की तरह है, उससे वो किसी भी तरीके से नाराज करने का फायदा नहीं उठा सकते, नुकसान नहीं झेल सकते हैं। दूसरी तरफ इजरायल तुर्की सीरिया में संतुलन बनाने की कोशिश में है। यूएस किसी तरीके से समन्वय स्थापित हो, जो कभी नहीं होने वाला। विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश यूएस की तरफ से की जा रही है। ना इजरायल बात करेगा, ना तुर्की बात करेगा, और सीरिया तो बिल्कुल बात नहीं करने वाला है। इजरायल के खिलाफ तुर्की की एंट्री से हालांकि अमेरिका चिंतित भी नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे सीधे तुर्की की एंट्री यानी नेटो की एंट्री, अगर इजरायल ने तुर्की पर हमला किया तो तुर्की पर हमला नहीं बल्कि नेटो देशों पर हमला, और इसका एक हिस्सा अमेरिका भी तो है। तुर्की पर इजरायली हमला हुआ तो नेटो के खिलाफ इसे माना जाएगा, और फिर अमेरिका क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने सीरिया पर हालांकि हमले की निंदा कर दी है, लेकिन इस निंदा से कुछ होने नहीं वाला है।
सीधे सीधे कोई बड़ा कदम अमेरिका को उठाना होगा, वरना अमेरिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जैसे वो नाराज हो रहे थे ईरान के ऊपर जब हमले हो रहे थे कि नेटो क्यों उनके साथ नहीं है, वैसे ही नेटो भी नाराज हो सकता है कि अमेरिका क्यों साथ नहीं है। दुनिया भर में आज परमाणु हथियार एक सबसे अहम मुद्दा बन गया है। हर छोटा बड़ा देश परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाना भी चाहता है और कई देश तो परमाणु हथियारों के लिए किसी भी स्तर तक समझौता करने के लिए तैयार दिखते हैं। अब ये कौन से देश हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया के जहन से अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी की यादें धुंधली नहीं पड़ी होंगी, जब दो एटम बम ने जापान के दो खूबसूरत शहरों को जहन्नुम से भी बदतर आग में झोंक दिया था। और आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में इतने परमाणु हथियार तैयार हैं जिनसे दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। आज कई देश परमाणु हथियारों को सुरक्षा की गारंटी मानकर चलते हैं और वो किसी भी कीमत पर बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उत्तर कोरिया भी ऐसे ही देशों में शुमार बताया जा रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की ओर से कभी भी परमाणु हथियार होने की बात नहीं मानी गई। लेकिन किम जोंग उन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण किए जाने का ऐलान जरूर किया। इस बीच दक्षिण कोरिया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के अनुसार उत्तर कोरिया के पास 57 नहीं बल्कि कुल 120 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते बिगड़े तो उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती के दावे करने शुरू कर दिए। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया के पास 57 बेहद शक्तिशाली एटम बम हैं। अब खबरें हैं कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने ट्रंप के आंकड़े को सुधारते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया के पास 57 नहीं बल्कि करीब 120 परमाणु हथियार हैं। दक्षिण कोरिया का अनुमान आमतौर पर 80 से 120 परमाणु हथियारों के बीच रहता है। यह अंतर दिखाता है कि ट्रंप के लिए किम जोंग उन के साथ दोबारा बातचीत शुरू करना कितना मुश्किल है। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति रहते हैं तो उत्तर कोरिया को इतने हथियार बढ़ाने नहीं देते। राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन के साथ व्यक्तिगत तौर पर कूटनीति दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इसकी वजह उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती भी हो सकती है। उनके पहले कार्यकाल में किम जोंग उन से मुलाकातें हुई थी, लेकिन बातचीत से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि अब हालात और जटिल हो चुके हैं। उत्तर कोरिया रूस के साथ गठबंधन मजबूत कर चुका है और यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया के अनुसार उत्तर कोरिया इतनी तेजी से परमाणु सामग्री बना रहा है कि हर साल 20 नए हथियार जोड़ सकता है। और अगर ये रफ्तार जारी रही तो उत्तर कोरिया का भंडार जल्द ही फ्रांस के बराबर पहुंच सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपी के अनुसार
उत्तर कोरिया के पास अभी करीब 60 परमाणु हथियार है और करीब 30 परमाणु हथियारों के निर्माण के लायक सामान मौजूद है। उधर चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताई। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई ने दावा किया कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया गया प्लूटोनियम है। उनके अनुसार इतनी मात्रा से करीब 5,500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। झांग ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लूटोनियम निकालने की तकनीक भी है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के इस्तेमाल के दौरान बनता है। यानी इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके इसमें से प्लूटोनियम अलग किया जा सकता है। चीन के राजदूत के अनुसार जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करने की तकनीक है। वो परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लूटोनियम निकालता रहा है। इसी वजह से कई दशकों में जापान के पास प्लूटोनियम का बड़ा भंडार जमा हुआ। झांग हानहुई के अनुसार साल 2024 के अंत तक जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम था। इसके अलावा करीब 191 टन ऐसा प्लूटोनियम भी बताया गया जो अभी इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन से अलग नहीं किया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन का 5,500 परमाणु हथियारों वाला दावा 44.4 टन अलग किए गए प्लूटोनियम की मात्रा पर आधारित है। इसे जापान के पास मौजूद तैयार परमाणु हथियारों की संख्या नहीं माना जा सकता। चीन के राजदूत के अनुसार जापान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का मेंबर है और उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके प्लूटोनियम निकालने की तकनीक है। झांग के अनुसार अगर जापान कभी परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है और उसके पास इसके लिए जरूरी क्षमता होती है तो उसके लिए परमाणु हथियार बनाने की संभावना सिर्फ कल्पना नहीं होगी।
चीन के राजदूत ने कहा कि अगर टोक्यो परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो इससे पूर्वोत्तर एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है और इलाके में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये चीनी राजदूत के दावे और आशंकाएं हैं। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता कि जापान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि जापान की परमाणु नीति उसके 3 गैर परमाणु सिद्धांतों पर आधारित है। इनकी घोषणा 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इसाकू सातो ने की थी और बाद में 1971 में जापानी संसद ने इन्हें अपनाया। इन सिद्धांतों के तहत जापान ने तय किया कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और परमाणु हथियारों को जापान में आने की अनुमति नहीं देगा। इन सिद्धांतों के पीछे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों का गहरा असर भी माना जाता है। फिलहाल दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने के लिए सबसे अहम संधि रही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी। अमेरिका और रूस एनपीटी के सदस्य नहीं है और हथियार परीक्षण में पीछे भी नहीं है। ऐसे में छोटे देश भी अब परमाणु रेस में शामिल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो ये थी खबरें विस्फोट में आज की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।